हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्वांट्स विद चिन्मय सर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी और आपके जो रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कई बार पूछे जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इन एग्ज़ाम्स में और उसको सॉल्व कैसे करना है। ऑलरेडी जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वीडियो देखना, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना, बिकॉज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लोग को वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम जो चैनल है मेरा उसको ज्वाइन कर सकते हो, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी होगी तो आप डेफिनेटली दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट जो है सेशन का वो यही रहेगा कि आप जो है वो खुद पहले ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और सोचो कि किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है बस वही आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं। ओके, तो खुद से पहले ट्राई करना, देखना कि आपका आंसर क्या आता है और अप्रोच के भी बारे में सोचना, क्योंकि मैं जब आपको सॉल्यूशन बताऊंगा तो बेस्ट पॉसिबल अप्रोच से बताने की कोशिश करूंगा कि सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो पहले तो आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लो, ओके, और फिर देखना कि आपको क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है। राइट, सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट पे आते हैं। देखो रिक्वायरमेंट में क्या बोला है कि उस पर्टिकुलर मैन की आपको सैलरी ढूंढनी है। ओके, अभी देखो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आपको सैलरी पता नहीं है, आपको निकालनी है टोटल सैलरी। राइट, इसका मतलब आपके पास एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी उन्होंने। राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एजम्पशन करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको एजम्पशन करना पड़ता है और परसेंटेज की बात है, तो बेस्ट जो आपका अप्रोच होता है वो होता है कि आप डायरेक्टली 100 एज्यूम कर लो। ओके, जो वैल्यू आपको निकालनी है उसको अगर आप 100 एज्यूम करोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से जब हम लोग 100 एज्यूम करेंगे तो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया कि इसकी जो मंथली सैलरी थी उस पर्सन की वो 100 यूनिट्स थी। उसमें से लिखा है कि 15% उसने LIC में इन्वेस्ट किया। इसका मतलब 100 में से 15 यूनिट तो उसने इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, और जो बचा हुआ अमाउंट था तो आप खुद देख सकते हो कि 100 में से जब 15 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 85, जो उसने उसकी मदर को दिया। ठीक है, उसके मदर ने 85 में से ही 10% जो है वो खर्च कर दिया। तो 85 का 10% कितना हुआ? 85 का 10% तो आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, 8.5 होगा, है ना। और 85 में से जब मैं वो खर्च करूँगा तो मेरे पास एक्चुअल में कितना बचेगा? तो आप देख सकते हो कि जब मैं 8.5 माइनस करूँगा 85 में से तो एक्चुअल में तो मेरे पास 76.5 ही बचेगा, है ना। इसका मतलब सब कुछ खर्च करके उसकी जो मदर थी उसके पास सेविंग कितनी बची? 76.5 यूनिट्स। राइट, लेकिन ये तो हमारा एजम्पशन था। एक्चुअल में सेविंग कितनी है क्वेश्चन में? 30,600। तो बस हम लोगों को इन दो नंबर्स को आपस में इक्वेट करवाना है और एक यूनिट की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग जब इक्वेट करेंगे तो हम लोगों को क्या वैल्यू मिलेगी। तो 76.5 इक्वल्स टू, मैं इक्वेट कर दूंगा 30,600 से। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पॉइंट जब हटाऊंगा मैं तो एक ज़ीरो और लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको 765 लिखता हूँ सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे 30,600 के ऊपर और एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लग जाएगा क्योंकि मैंने पॉइंट हटा दिया। अब बस हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी आपके माइंड में आया होगा कि इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे होगा। देखो बिल्कुल भी बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, आप नंबर्स को सही तरीके से ऑब्जर्व करो। पहले तो देखो ये लास्ट के 2 ज़ीरो है ना, उसको हम लोग साइड में रखते हैं क्योंकि ज़ीरोज़ हम लोग बाद में भी लगा सकते हैं। ये जो नंबर है ना 3060, इसको देखते हैं और 765 को देखते हैं। अभी देखो मुझे पता नहीं कि 765 का कितना गुना ये होगा, लेकिन मैं ये तो पता लगा सकता हूँ कि 700 का कितना गुना ये आसपास हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर मैं 700 का 4 गुना करूँगा तो 2800 तक पहुँच जाता है आराम से। राइट, और 700 का 5 गुना तो एक्सीड हो जाएगा, तो इसका मतलब 700 का 4 गुना हम लोगों ने किया तो 2800 आया। लेकिन सिर्फ 700 थोड़ी है, 65 भी है, तो 65 का भी 4 गुना कर दो। 65 का 4 गुना माइंड में करो, 65 का पहले 2 गुना कर दो 130, 130 का डबल 260। और अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो आप खुद देखोगे कि इसमें मुझे नंबर मिलेगा 3060।
राइट। तो ये कंफर्म हो गया कि ये 765 का क्या है, 4 गुना है, दैट्स इट। बस यही तो मुझे पता लगाना था कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 400, राइट। जैसे ही मुझे 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा 100 का भी मिल जाएगा, 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दूँ, है ना। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 400 है तो 100 यूनिट्स का कितना होगा, 40,000, है ना। तो सिंपल सा आपका आंसर ये डी वाला जो है वो आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप आराम से एजम्पशन से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन भी आपको सही तरीके से करना होगा। तो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस में आपको ये बात याद रखनी है कि आपके पास 2 स्किल होने चाहिए। एक तो आप क्वेश्चन को किस तरीके से एनालाइज करते हो, मतलब एनालिटिकल स्किल आपके पास होनी चाहिए। दूसरी, आपका जो कैलकुलेशन है वो भी थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से होना चाहिए, जैसे अभी हम लोगों ने किया, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी टाइम लगाते हैं, 765 से 30,600 को कट करने में भी टाइम लगाते हैं, राइट। तो इस तरीके का टाइम हम लोगों को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस तरीके के स्किल्स आपको डेवलप करने होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे आप ऐसे क्वेश्चंस की तो आराम से डेवलप हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप अटेम्प्ट करो और बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो, इसमें भी आप अगेन एजम्पशन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये जो नंबर x बोला है ये बताया नहीं कि कितना है ना। तो आप आसानी से यहाँ पे बोल सकते हो कि जो 100 है वो नंबर x था, एजम्पशन, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हो इसके रिस्पेक्ट में मुझे p और q मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि p जो है वो 20% कम है नंबर x से। तो अगर मैंने 100 एज्यूम किया है तो 100 से 20% कम कर दो, 100 से 20% कम करूँगा तो कितना बचेगा, 80। और 100 से ही अगर मैं 28% कम करूँगा जो q है तो वो कितना बनेगा, 72। सिंपल, राइट। तो ये दो नंबर्स का एजम्पशन मेरे पास आ गया। अभी आगे देखो क्या बोला है, व्हाट इज़ द परसेंटेज द नंबर q इज स्मॉलर देन द p। मतलब उन्होंने ये बोला है कि ये जो q वाला नंबर है वो p से कितना छोटा है। अभी ये तो वही कॉन्सेप्ट हो गया जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, कॉन्सेप्ट वाले, कि परसेंटेज व्हाट परसेंट लेस किस तरीके से निकालना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 80 से 72 एक्चुअल में कितना कम है, 8 कम है ना। और विथ रिस्पेक्ट टू किसको लेना है, 80 के विथ रिस्पेक्ट टू लेना है, बिकॉज 80 से वो कम है, ओके। और फिर क्या करना है आपको, इंटू 100 करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 10 जा और फिर ये 0 कट हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ 10% ही बचेगा। तो क्लियरली स्ट्रेट अवे आप 10% जो है वो मार्क कर सकते हो, ओके। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सवाल था, कुछ भी इसमें करना नहीं था। और ये सवाल ऐसा था जो आप आराम से माइंड में कर सकते थे, ठीक है। तो एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को माइंड में करने की कोशिश करना, आपको आराम से ये माइंड में भी सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज आपने देखा कि इसमें कैलकुलेशन कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, सारे नंबर्स ऐसे हैं जो आप आराम से ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन तो हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो सिमिलर आपको लगेगा जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अगेन यहाँ पे आपको जो राज की मंथली सैलरी है वो पूछी गई है। तो चलो एज्यूम करते हैं कि राज की मंथली सैलरी 100 यूनिट्स थी, ठीक है। और 100 के विथ रिस्पेक्ट टू चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने बोला कि राज ने 60% सैलरी जो है वो वाइफ को दी, तो 100 में से 60 यूनिट्स उसने दिए वाइफ को, बचे उसके पास 40 यूनिट। और उसने बोला कि जो बची हुई थी उसके पास ये जो 40 यूनिट थे वो उसने इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड में। और वाइफ को जितने पैसे उसने दिए, जो 60 यूनिट्स उसने वाइफ को दिए थे, उसमें से वाइफ ने 20% ग्रॉसरीज पे स्पेंड किए। आप खुद सोचो, 60 का 20% माइंड में कितना होगा, 12। तो 12 यूनिट्स उसने ग्रॉसरीज पे स्पेंड किए वाइफ ने, और 30% रेंट पे। तो 60 का 30% कितना होगा, 18। मतलब 18 यूनिट्स किस पे स्पेंड हुए, ग्रॉसरीज पे, राइट। तो सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना है, 20% ग्रॉसरीज पे 12 एंड 30% रेंट पे, मतलब 18। तो आप देख सकते हो टोटल कितने यूनिट्स खर्च किए वाइफ ने, 30 यूनिट खर्च किए। और वाइफ के पास थे कितने यूनिट, 60 यूनिट। तो इसका मतलब अभी वाइफ के पास क्या बचा है, 30 यूनिट्स बचे हैं, राइट। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, रिमेनिंग अमाउंट इज 18,000 शी स्पेंट ऑन बाइंग गोल्ड, ओके। मतलब 18,000 जो वाइफ है उसने गोल्ड लेने में क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो उसके पास बचे कितने थे, 30 यूनिट्स बचे थे। तो वही तो 30 यूनिट्स वो गोल्ड के लिए लगाएगी। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने ये बोला है कि 30 यूनिट्स जो है वो 18,000 के इक्वल है।
क्योंकि 18,000 अगर उसने गोल्ड पे स्पेंड किया है तो वही तो 30 यूनिट्स की इक्वल होगा, क्योंकि जितने बचे होंगे उतने ही उसको स्पेंड करने होंगे, बराबर। तो उसके पास इनिशियली 60 थे, 60 में से 30 उसने स्पेंड कर दिए, 30 उसने गोल्ड पे स्पेंड किए। ओके, अभी आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आसानी से आंसर मिलेगा 600। मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 600। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 600 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 100 यूनिट्स का वैल्यू 60,000 होगा? और यही तो हम लोगों को चाहिए, क्योंकि मंथली सैलरी तो 100 यूनिट्स थी। तो आसानी से आप ये जो 60,000 वाला जो आंसर है वो आसानी से मार्क कर सकते हो। ओके, अगेन सिंपल क्वेश्चन और सेम टाइप का क्वेश्चन था जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया। ओके, तो आई होप कि थर्ड वाला आपको क्वेश्चन क्लियर है। चलिए फोर्थ वाले का आंसर आप मुझे बताइए कि किस तरीके से फोर्थ वाला आप सॉल्व करोगे। तो देखो फोर्थ वाले में सबसे पहली बात तो उन्होंने रेशो दिया हुआ है 6:5, और ये किसका है? मेल और फीमेल के सैलरी का रेशो है। ओके, फिर उन्होंने बोला कि अगर मैं मेल की सैलरी को 20% से इंक्रीज़ करता हूँ और फीमेल के सैलरी को 4% से इंक्रीज़ करता हूँ, तो मुझे जो मेल की सैलरी मिलती है रुपीज़ के टर्म्स में वो 216 रुपीज़ मिलती है। मतलब उन्होंने बेसिकली इंक्रीज़ होने के बाद वाली सैलरी दी है मेल की, और ओरिजिनल सैलरी नहीं बताई, लेकिन रेशो बताया है ओरिजिनल सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल का। और आपको बताना है कि जो फीमेल की सैलरी है वो इंक्रीज़ होने के बाद कितनी बनेगी, 4% इंक्रीज़ होने के बाद कितनी हो जाएगी। ओके, अभी देखो इसको भी आप आसानी से परसेंट के जो कॉन्सेप्ट से है और आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जो हम लोग 100 एज्यूम करते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सैलरी अपने आप में 100% होगी। जैसे कि अगर मैं कहूँगा कि आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ है, तो 20,000 अपने आप का 100% है, मतलब वो सैलरी अपने आप में 100% है, और उसमें मैं जितना भी बढ़ाऊँगा, जितना भी परसेंट बढ़ाऊँगा, वो 100% में ऐड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो मेल था उसकी सैलरी 100% थी, और जब मैंने इंक्रीज़ की 20% से, तो एक्चुअल में उसकी सैलरी कितनी हो गई? 120% होगी। और यही 120% किसके बराबर है? 216 रुपीज़ के बराबर है, क्योंकि उन्होंने अभी कहा कि सैलरी मेल की इंक्रीज़ होने के बाद 216 बनी, मतलब 120% 216 की इक्वल हो गया। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? तो 1% का वैल्यू तो इतना होगा 216/120, और इसको आप आसानी से कट कर सकते हो। ठीक है, अब देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर जो है वो 216 है और नीचे जो है वो कितना है? 120 है। तो आराम से आप इसको कट कर सकते हो। कैसे कट करोगे? देखो 24 से ये आसानी से कट हो जाएगा, 24 5 जा, और ऊपर जो होगा 24 9 जा। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू आ गई 9/5। लेकिन क्या मुझे 1% की चाहिए? नहीं, मुझे तो 100% की चाहिए ना, तभी मैं मेल की निकाल पाऊँगा। तो 100% की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी? तो 9/5 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना आ गया देखो, 29 जा 180। इसका मतलब जो मेल की सैलरी थी इनिशियली वो कितनी थी? 180। ओके, अभी ये आप समझ गए कि 180 आई मेल की सैलरी, है ना। तो क्या मैं फीमेल की निकाल सकता हूँ? यस, क्योंकि आपको रेशो पता है 6:5 का रेशो है। तो अगर ये 6 पार्ट 180 के बराबर है, तो 5 पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 150, क्योंकि 6 पार्ट की वैल्यू अगर 180 है तो 1 पार्ट की वैल्यू 30 हो गई, तो 5 पार्ट की 150 हो गई। मतलब फीमेल की सैलरी कितनी थी? 150। लेकिन आपको इंक्रीज़ वाली निकालनी है, तो 150 पे आपको कितना इंक्रीज़ करना है? 4% का। तो 150 का 4% कितना होता है? माइंड में करो, 6 होगा 150 का 4%, राइट। तो 150 का 4% अगर 6 है, तो 6 उसमें ऐड हो जाएगा 150 में। तो एक्चुअल में जो इंक्रीज़ वाली फीमेल की सैलरी आएगी वो क्या होगी? 156 रुपीज़ होगी। आसानी से आप कर सकते थे, राइट। तो इस तरीके से आपको अप्रोच जो है वो समझना है। ओके, अप्रोच अगर समझोगे तो आप देखोगे कि कैलकुलेशन इतना इन्वॉल्व है नहीं इसमें, सारा कैलकुलेशन आप माइंड में आसानी से कर सकते हो। ओके, अभी इस क्वेश्चन को भी आप आराम से माइंड में सोचने की कोशिश करना, आप आराम से इसको माइंड में भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है, बट आपको समझना है कि कौन सी चीज़ क्या है, 216 क्या है, ये 20% क्या दिया हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ें समझोगे तो आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन भी समझा होगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में पूछा गया था, जो पेपर 2 होता है, सीसैट का पेपर जिसको कहते हैं, उसमें पूछा गया था। हालांकि आसान सवाल है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है, थोड़ा सा उन्होंने सिर्फ उसको ट्विस्ट करके पूछा है। ठीक है,
तो देखो उन्होंने क्या बोला है, एक एग्जामिनेशन था जिसमें कोई एक पर्सन ए है जिसने बी पर्सन से 20 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए, और अगर हम लोग परसेंटेज के टर्म में बात करें तो बी ने ए से 5% कम मार्क्स स्कोर किए। तो उन्होंने बोला है कि बी ने एक्चुअल में कितने मार्क्स स्कोर किए वो निकालो। तो देखो इसको भी हम लोग आसानी से 100 के लॉजिक से कर सकते हैं। एज्यूम करो कि जो ए पर्सन था उसने 100% मार्क्स स्कोर किए, क्योंकि देखो उसने जितने भी मार्क्स स्कोर किए होंगे ए ने, वो अपने आप में तो 100% होंगे। जैसे कि मान लो कि ए ने 50 मार्क्स स्कोर किए, ओके, लेकिन वो 50 जो नंबर है वो आपस में 100% है, ठीक है। और उन्होंने ये बोला है कि ए ने जितने भी परसेंट स्कोर किए उससे बी ने 5% कम स्कोर किए। तो अगर ए का मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 100% है, तो बी का कितना होगा, बी का 95% होगा, क्योंकि 5% कम है, राइट। तो आप देख सकते हो एक्चुअल में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5% का आ रहा है ना। लेकिन उन्होंने आपको ये भी बोला है कि उनका जो डिफरेंस है मार्क्स के टर्म में वो 20 मार्क्स का है, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो 5% का डिफरेंस था मेरा वो 20 मार्क्स के इक्वल हो गया, है ना। क्योंकि डिफरेंस परसेंटेज के टर्म्स में लोगे तो 5% आएगा, लेकिन मार्क्स के टर्म्स में लोगे तो 20 आएगा। मतलब इनडायरेक्टली 5% 20 के बराबर हो गया, तो 1% कितने के बराबर होगा, 1% 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये 5 से कट हो जाएगा, राइट। तो अगर 1% 4 के बराबर है तो क्या मैं बता सकता हूँ कि बी के मार्क्स कितने होंगे, क्योंकि हम लोगों को तो बी के चाहिए। तो बी का हम लोगों ने देखो क्या एजम्पशन किया था, 95%, और 1% का वैल्यू कितना है 4। तो एक्चुअल में बी का जो स्कोर होगा वो कितना होगा, 95 इंटू 4, राइट। 95 इंटू 4 आप माइंड में कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 94 जा कितना होता है 360, और 5 4 जा 20, मतलब 380 आंसर होना चाहिए। सीधा का सीधा आप 380 मार्क कर सकते हो, राइट। तो ऐसे कैलकुलेशंस जो है ना वो आसानी से आप माइंड में कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। प्रैक्टिस जब आप करोगे तो कैलकुलेशन अपने आप कर लोगे। एंड आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से स्मार्ट तरीके से करना है वो समझा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th वाला क्वेश्चन भी अगेन यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो सीसैट का पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसमें पूछा गया था। इसमें देखो क्या बोला है कि एक स्टूडेंट है जिसको 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, लेकिन एज्यूम किया है उन्होंने कि उसको 30 मार्क्स मिले और वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। तो उन्होंने बोला है कि व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब वो एग्ज़ाम कितने मार्क्स का था ये आपको फाइंड करना है। अभी यहाँ पे आप सिंपल सा लॉजिक ये मुझे बताओ कि अगर स्टूडेंट को 30 मार्क मिले हैं, एक्चुअल में उसका स्कोर 30 मार्क्स है और वो 30 मार्क्स के फेल हो गया, तो एक्चुअल में पासिंग मार्क्स कितने थे, एक्चुअल में पासिंग मार्क्स 60 मार्क होने चाहिए ना, तभी तो वो 30 मार्क्स से फेल हुआ है और उसको 30 मार्क्स मिले, है ना। तो एक्चुअल में पास मार्क्स कितने 60, और उन्होंने परसेंटेज के टर्म्स में मार्क्स कितने बोले 40%। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 40% 60 के बराबर हो गया, है ना, क्योंकि 40% पासिंग जो है वो परसेंटेज है और मार्क्स कितने हैं पासिंग 60, तो 40% किसके बराबर हो गया 60 के बराबर। सिंपल सी बात है ना। तो 1% किसके बराबर होगा 60/40, 60/40 का मतलब क्या होता है 3/2, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि 3/2 होगा, है ना। अभी सिंपल सी बात है, अगर 1% का वैल्यू 3/2 है तो पूरा एग्जाम तो 100% होगा ना, राइट। तो 1% का वैल्यू 3/2 है तो 100% का कितना आएगा, 2 से ये 50 बार कट होगा और 53 से कितना आएगा 150, तो 150 वाला आप ऑप्शन आराम से मार्क कर सकते हो, राइट। तो 6 वाला क्वेश्चन भी आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, है ना। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझा होगा। सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको कहा कोई भी अरिथमेटिक का क्वेश्चन आने दो, आपको सिर्फ 2 स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, क्वेश्चन को सही तरीके से समझना, एनालाइज करना, दैट इज़ एनालिटिकल थिंग, और दूसरा आप किस तरीके से कैलकुलेशन स्मार्ट तरीके से करते हो, दैट इज़ द थिंग, ओके। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझा होगा। नेक्स्ट जो है वो DI का मैंने इंक्लूड किया है एक क्वेश्चन इसमें, क्योंकि इसमें भी परसेंटेज का लॉजिक आपको यूज़ करना है, तो इसीलिए मैंने एक परसेंटेज बेस्ड DI जो है वो इसमें बेसिकली इंक्लूड किया है, जो SBI क्लर्क वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था प्रीलिम्स में 2018 में, ठीक है। तो 7 से 11 इस तरीके के इसमें 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपको सॉल्व करने हैं इस डायग्राम के बेस पे। तो पहले तो आप अच्छी तरीके से इस डायग्राम को समझ लेना कि डायग्राम में दिया क्या है। उन्होंने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 3000 है और उन स्टूडेंट्स को अलग अलग स्ट्रीम्स में बांटा है,
ठीक है। जैसे आप देख सकते हो 15% हिस्ट्री में है, फिर 22% ज्योग्राफी में है, इस तरीके से अलग अलग परसेंटेजेस से डिनोट किया है। ठीक है, याद रखना जब भी आपके सामने ऐसा परसेंटेज वाला जो दिया है वो आता है तो सबसे पहले आप परसेंटेज जो है वो निकाल लो। जैसे 3000 का 15% कितना होगा, तो हिस्ट्री का आपका डेटा सामने आएगा। तो डेटा अच्छी तरीके से आप स्ट्रीमलाइन करके पहले ही लिख लोगे ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हुए जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ओके, और इसमें मैंने देखो ऑलरेडी आपके लिए परसेंटेज जो है वो निकाल के रखे हैं, लेकिन ये काम आपको करना है। ओके, जो आपने डायग्राम देखा उस डायग्राम के बेसिस पे आपको निकालना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हिस्ट्री का 15% है, तो 3000 का 15% मैंने इस टेबल में लिख दिया है 450, राइट। और इसी के तरह बाकी के वैल्यूज़ जो है वो मैंने फाइंड आउट किए हैं, और आपको भी एग्ज़ाम में इसी तरीके से फटाफट फाइंड आउट करके लिख लेना है एक टाइम पे। ठीक है, तो ये इसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो 20 से 25 सेकंड में आप आसानी से फटाफट सारे वैल्यूज़ कर लोगे। ओके, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और ज्योग्राफी। मतलब इकोनॉमिक्स के ये 600, बायोलॉजी के ये 840 और ज्योग्राफी के ये 660। इसका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, अभी देखो एवरेज जब निकालते हो आप तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 3 डिजिट का कैलकुलेशन है, राइट। लेकिन आप देख सकते हो सारे डिजिट्स, सारे नंबर्स के लास्ट डिजिट्स क्या है, 0 है। तो अगर मैं 0 कंसिडर नहीं करूँगा कैलकुलेशन के टाइम पे और लास्ट में जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें 0 लगा दूंगा तो भी काम बन जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए पहले मैं 0 को कंसिडर नहीं करूँगा, सिर्फ मैं 66 लिखूँगा ज्योग्राफी के लिए, फिर इकोनॉमिक्स के लिए 60 लिखूँगा और बायोलॉजी के लिए 84 लिखूँगा, और पहले मैं इन तीनों को ऐड कर लूँगा। ठीक है, कितना आएगा देखो, ये है 66, ये है 60, टोटल कितना हो गया 126। 126 प्लस 84, जब मैं 126 प्लस 84 करूँगा तो आंसर मिलेगा 210, है ना। और 210 को जब मैं 3 से कट करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 70, राइट। लेकिन मैंने अभी कहा कि 70 तो हमारा 2 डिजिट में आया, एक 0 हम लोगों को ऑलरेडी लगाना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एक 0 यहाँ पे लिया नहीं था, राइट। तो 700 आपका आंसर हो गया स्ट्रेट अवे, है ना। तो आप आसानी से 700 मार्क कर सकते हो। ओके, तो देखा आपने आपका जो कैलकुलेशन है वो कितना आसान हो गया, है ना, जब आपने इस तरीके का कैलकुलेशन किया, राइट। तो जब आप इस तरीके से कैलकुलेशन से डील करते हो ना, तो आपको याद रखना है कि 3 डिजिट है और सबके लास्ट में 0 है, तो आप 0 को निगलेक्ट कर सकते हो और बाद में लगा सकते हो, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 7th वाला क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए 8th वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि क्या होगा। उन्होंने क्या बोला है कि इफ़ 75% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी इकोनॉमिक्स आर अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम। ओके, 75% इकोनॉमिक्स से, अभी यहाँ पे भी मैं 0 लूँगा नहीं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन जो है वो मेरा कम करना है। तो इकोनॉमिक्स में 600 है तो मैं 60 ही लूँगा। ओके, और 60 का 75%, मैंने आपको हमेशा कहा है परसेंटेज को फ्रैक्शन में एज्यूम किया करो। 75% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/4, तो 60 का 3/4 कितना होगा 45। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स में से 45 लोगों ने एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया। ओके, और उन्होंने बोला आगे 80% ऑफ द स्टूडेंट्स वेर पास्ड इन द एग्ज़ाम। मतलब 45 में से 80% ही पास हुए। 80% का फ्रैक्शन क्या हुआ 4/5, इसका मतलब 36 ही पास हो पाए, राइट। 9 4 जा 36 हुआ, राइट। तो 36 ही पास हो पाए। तो उन्होंने बोला है कि फ़ेल कितने हुए, सिंपल सी बात है, अगर 45 में से 36 पास हुए तो फेल कितने हुए 9 फेल हुए, है ना। लेकिन 9 के आगे हम लोगों को 0 भी लगाना है क्योंकि हम लोगों ने 0 लिया नहीं, तो 90 होगा आंसर सीधा। तो ए वाला ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो, दैट इज़ 90। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाओगे जो भी परसेंटेज से रिलेटेड है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो। ओके, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ही बता दिया था कि परसेंटेज और फ्रैक्शंस का यूज़ क्या है, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आसान सवाल है, आप देखो इसमें क्या पूछा गया है। उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग ज्योग्राफी एंड साइंस टुगेदर। अभी यहाँ पे भी हम लोग 2 डिजिट से ही डील करेंगे। ज्योग्राफी दैट इज़ 66, साइंस दैट इज़ 45। ओके, तो ज्योग्राफी के 66 और साइंस के 45 जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 111, 111।
ओके। और दूसरा उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स के देखो कितने 60, बायोलॉजी के कितने 84, मतलब टोटल हो गए 144। इन दोनों के बीच का जब आप डिफरेंस लोगे ना तो आपको आएगा 33, और ज़ीरो तो लगाना ही हम लोगों को, तो 330। बहुत ही सिंपल था, है ना। 330 आप आसानी से मार्क कर सकते हो। तो देखो बिल्कुल 10 सेकेंड वाला ये क्वेश्चन था जिसमें कुछ भी आपको करना नहीं था, डिफरेंस निकालना था, बस आपको देखना था कि कहाँ पे क्या है। ओके। और ये आपको इजी इसलिए लग रहा है बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारे वैल्यूज़ निकाल के रखे हैं परसेंटेज के। अगर नहीं निकालते तो बार बार आपको परसेंटेज निकालने पड़ते, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले ही अगर आपके पास वैल्यू सामने रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक है। चलो 10th वाला क्वेश्चन बताओ कि क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। उन्होंने बोला है कि जो मेल्स और फीमेल्स पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में वो 4:3 है। तो सिंपल सी बात है, 4:3 मतलब टोटल 7 यूनिट्स हो गए, और यहाँ पे टोटल कितना है 840। तो 840 को मैं 84 ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़ीरो बाद में लगा देंगे। तो अगर 7 यूनिट 84 के बराबर है मेरे, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 12 हो गया, क्योंकि ये 12 से कट हो जाएगा, है ना। 12 मतलब 7 12 टाइम्स कट हो जाएगा, राइट। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 12 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ बायोलॉजी में जो मेल्स पढ़ रहे हैं वो 48 होंगे, 12 का 4 गुना, और बायोलॉजी में जो फीमेल्स पढ़ रहे हैं वो 36 होंगे, दैट इज़ 12 का 3 गुना। तो उन्होंने बोला है कि डिफरेंस कितना है मेल और फीमेल में। आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है 36 और 48 में, है ना। और एक ज़ीरो लगाना था आगे तो लगा दो 120, है ना। सिंपल सी बात है, ओके। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते थे क्वेश्चन को, ज़्यादा आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ओके। तो 10th वाला भी क्लियर है। 11th वाला देख लो, लास्ट क्वेश्चन। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो उन्होंने क्या बोला है कि इफ़ 20% ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग हिस्ट्री, ठीक है। अभी देखो हिस्ट्री में पहले तो स्टूडेंट कितने हैं 45, ओके। 45 मतलब हम लोग 45 एज्यूम करेंगे 450 के जगह पे। 45 का 20% मतलब 1/5 होता है, तो 45 का 1/5 कितना हो गया 9। तो उन्होंने बोला है कि 9 जो है हिस्ट्री पढ़ने वाले वो फीमेल है, और उन्होंने बोला है कि जो 40% स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं साइंस वो भी फीमेल है। तो साइंस के टोटल स्टूडेंट देखो कितने हैं 45 का 40% मतलब 2/5, और 45 का 2/5 अगर आप माइंड में करोगे तो 18 आएगा। तो इसका मतलब 18 जो है वो फीमेल्स हो गए, ओके। तो 9 फीमेल्स हिस्ट्री में से है और जो 18 फीमेल्स है वो साइंस में से है, ये हम लोगों को पता चल गया, ओके। फिर उन्होंने बोला व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट स्टडिंग बोथ इन साइंस एंड हिस्ट्री। मतलब आपको फीमेल्स नहीं चाहिए, मेल्स चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हिस्ट्री में 45 टोटल है उसमें से 9 फीमेल्स है, तो मेल्स कितने हुए हिस्ट्री में 36 हो गए, ओके। उसी तरीके से अगर साइंस में टोटल 45 है और 45 में से 18 फीमेल है तो बचे हुए मेल्स होंगे, दैट इज़ 27। और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये साइंस और हिस्ट्री के कॉम्बाइन वाले मेल्स मिल जाएंगे, दैट इज़ 63। और ज़ीरो नहीं लगाया था तो ज़ीरो लगा दो 630। तो 630 वाला ऑप्शन आपका सही होगा, दैट इज़ ए, राइट। इस तरीके से आप बहुत जल्दी से कर सकते हो, ओके। तो आई होप कि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस है परसेंटेजेस के वो समझे होंगे। एक डीआई भी हम लोगों ने इंक्लूड किया था, ये वाला जो परसेंटेज बेस पे था, और बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो वर्ड प्रॉब्लम्स थे जो किसी ना किसी एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं, राइट। यूपीएससी सीसैट के भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए, और जो बैंकिंग एग्जाम्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चंस आपको एसएससी रेलवेज इसमें भी देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो मैंने जो आपको कहा कि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करने के लिए जो 2 स्किल्स चाहिए वो आप डेवलप करते रहना, दैट इज़ एनालिटिकल स्किल्स, क्वेश्चंस को सही तरीके से समझना, और कैलकुलेशन के स्किल्स, ओके। तो आई होप you all enjoyed this video and I will see you all in the next one.